डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। आज हम लोग जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जो 2018 में पेपर आया था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको इस पेपर में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि सर देखोगे आप इसमें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक जो होता है ना, वहाँ से कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिकल जो होता है ना, या नेटवर्क थ्योरम बोलो या फिर उसमें हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो मैग्नेटिक पार्ट बोलो, ये सारे 3 टॉपिक मिला के बेसिक बनाया गया था, जिसको अगर आप लोग सही से करते हो तो बहुत ही एडवांटेज रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल पूछा गया है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि देखोगे कि सर कितना ही बेसिक ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए देखिए सर, ये पेपर जो है ना 2018 में आया था PGCIL में, और इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन देखें कि हमारा क्या क्या पूछा गया। ठीक है, एक पार्ट वाइज मैं इसको वीडियो को जो है ना पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो इस वीडियो में जो है सिर्फ बेसिक वाला जो है ना जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको कवर करा गया है। ये डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का पेपर है, 2018 में हुआ था PGCIL के लिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो सर, हमारा इसमें क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट ट्रू फॉर सीरीज रेजोनेंस। अब इसमें सीरीज रेजोनेंस के लिए कौन जो है वो ट्रू नहीं है। क्लियर है सर? सबसे पहले सीरीज रेजोनेंस में क्या क्या होता है वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सीरीज रेजोनेंस में हम लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो होता है करंट होता है मैक्सिमम, पावर फैक्टर होता है यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी कैसे और क्यों होता है सर? क्योंकि हमारा जेड का वैल्यू निकल के आता है आर, तो हमारा पावर फैक्टर हो जाता है यूनिटी। पावर फैक्टर क्या होता है R/Z। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि हमारे इसमें तो इमेजनरी कंपोनेंट कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, करंट मैक्सिमम तो होगा ही, पावर फैक्टर यूनिटी होगा ही। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। क्लियर है? यहाँ पे ये हमारा किसका डिफिनेशन, किसका मतलब हो गया? पावर सीरीज रेजोनेंस के लिए हो गया। ठीक है सर, सीरीज रेजोनेंस के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा। बेसिक इतना ही सीरीज रेजोनेंस में देख के आपको जाना है। चलो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द करंट थ्रू ए प्योर इंडक्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या है सर? तो हमारा वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है इन द केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में ये हमारा हो जाता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हमारा ये हो जाता है सर 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारा फेज डिफरेंस अगर 90 डिग्री हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट हमारा 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? यानी कि हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं, पहला पॉइंट, कि हमारा इसमें करंट करता है सर लैग्स, करंट लैग वोल्टेज बाई 90 डिग्री। पहला ये हो सकता है। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं सर कि वोल्टेज हमारा कर रहा है लीड। दोनों में से कोई पॉइंट दे, बात हमारा सेम ही है। ठीक है, करंट बाई 90 डिग्री। ठीक है सर, यानी कि ये हमारा सही है। वही अगर हमारा RL सर्किट रह जाता तो हमारा जो है ना ये फेज एंगल हो जाता है फाई, फेज एंगल 90 डिग्री से कम हो जाता है। क्यों सर? हमारा जो है ना किसके वजह से? हमारा R के वजह से। ठीक है, हमारा फेज एंगल हो जाता है कम, क्योंकि सर हमारा जो होता है Z=R प्लस G⍵L हो जाता है। अगर हम लोग फाई निकालें यहाँ से तो हो जाएगा tan इनवर्स ω/L/R। अगर वहीं ये प्योर इंडक्टिव सर्किट के है तो हो जाता है tan इनवर्स, R का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ω/L/0, यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, यानी कि फाई का वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री। ये प्योर इंडक्टिव के केस में क्या होता है? R हमारा होता है 0। प्योर इंडक्टिव के केस में हमारा क्या होता है सर? R होता है हमारा 0। क्लियर सर? और वहीं अगर RL सर्किट ले तब हमारा R वहाँ कंसीडर होगा तो हमारा फेज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है सर। ये चीज़ हमारा सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट विल लैग्स बाई 90 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे करंट लीड्स किस में करता है? हमारा कैपेसिटर में, प्योरली कैपेसिटर में हमारा करता है करंट लीड। करंट एंड वोल्टेज क्या होगा इन फेज किसके केस में होगा? ये हमारा होगा कैपेसिटिव सर्किट के केस में। ठीक है, ये हमारा होगा रजिस्टर में। करंट विल बी लैग बाई 45 डिग्री। ये हमारा केस किस में बनेगा? ये हमारा केस बनेगा सर RL सर्किट में। क्लियर है? RL सर्किट में। क्लियर, एग्जैक्टली बोल नहीं सकते हैं कि मतलब हमारा वैल्यू क्या होगा, लेकिन ये RL सर्किट में पड़ेगा। RL सर्किट में हमारा क्या होगा? करंट होगा लैग, लेकिन एंगल हमारा होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। ठीक है सर, प्योर इंडक्टिव के केस में हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री, और प्योर रजिस्टिव के केस में हमारा क्या होता है 0 डिग्री। ठीक है सर, इसलिए हमारा होगा एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में। क्लियर है? तो हमारा पूछा क्या है कि हमारा प्योर इंडक्टर के केस में हमारा करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा? तो
तो हमारा करंट करेगा लैग 90 डिग्री से। ठीक है सर, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि विच वन फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। कौन सा लॉ जो ये बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। तो आप लोगों को पता है ना सर कि आप केसीएल में कितना बार पढ़ा चुका हूँ। केसीएल में क्या होता है सर, अगर ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ से हमारा करंट मान लो I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, यहाँ पे I4 जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सर कि हमारा एट नोड ए I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है सर, ये सही समझ रहे हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। यहीं से हमारा निकल के आता है I2 I1। यानी कि हम लोग ये भी बोलते हैं सर कि हमारा जो है ना किसी भी नोड के ऊपर जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही हमारा आउटगोइंग करंट होगा। ये पहले वाले स्टेटमेंट से ही हमारा निकल के आता है। क्लियर सर। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है, केसीएल में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर। केसीएल हमारा एप्लीकेबल होता है नोड के ऊपर, या फिर इसको जंक्शन भी बोल सकते हो, नोड या जंक्शन। ठीक है, नोड या जंक्शन ये चीज़ समझ सकते हो। उसके बाद से इसमें एक और सवाल पूछा जाता है कि सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, तो इसमें लिखोगे हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है सर। ठीक है, दो चीज़ इसमें, दो पॉइंट इसमें याद रखोगे केसीएल में। बाकी केसीएल का स्टेटमेंट तो दिया हुआ है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, या फिर सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। चलो सर अगला सवाल देखो। टू इंडक्शन बल्ब रिलेटेड रिस्पेक्टिवली P1 P2, यानी कि कोई भी बल्ब दिया हुआ, दो बल्ब हमारा दिया हुआ है और सीरीज में कनेक्टेड है, क्रॉस मीन्स टोटल पावर क्या होगा। तो आपको पता है ना सर पावर का रिलेशन क्या होता है सीरीज के केस में। सीरीज के केस में हमारा पावर का रिलेशन होता है जस्ट पैरेलल सर्किट की तरफ से 1/P1 प्लस 1/P2। क्लियर है। वही हमारा जो है पैरेलल के केस में टोटल पावर क्या होता है सर, P1 प्लस P2। ठीक है सर, ये दोनों केस आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे पूछा है सर कि SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, कंडक्टिविटी का SI यूनिट। तो देखो सर सबसे पहले हम लोग R के बारे में देखते हैं। रो L/A होता है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है सर, ओम। ठीक है, यहाँ पे एक मटेरियल है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। यहाँ पे एक एलिमेंट है सर, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या निकल के आता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट निकल के आएगा RA चला जाएगा L, यानी कि ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी कि ओम मीटर हमारा होगा रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब बात इसमें पूछा क्या है सर, एक देखो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/R। 1/R को क्या लिख सकते हैं, 1/ओम, या फिर इसको लिखते हैं ओम इनवर्स, या इसी को बोला जाता है सर हमारा सीमेंस। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है सीमेंस। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी पूछा है सर, तो कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं 1/रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या सर निकल के आया 1/ओम मीटर। और 1/ओम को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1/ओम को हम लोग लिख सकते हैं सीमेंस। 1/ओम को हम लोग लिख सकते हैं सीमेंस, तो हम लोग लिख सकते हैं सीमेंस पर मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ठीक है सर। चलो अब इसमें क्या पूछा है सर, इसको भी कर लोगे। देखो कितना आसान सवाल पूछा है कि फाइंड द करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट में। देखो इस वीडियो को बनाने के पीछे ये व्यू है मेरा कि आपको ये समझ में आ जाए कितना बेसिक सवाल पूछा जाता है। इसमें सर क्या करेंगे हम लोग, सेम अपने लॉजिक पे जाएंगे, यानी कि हम लोग पहले प्लस माइनस दिखा देंगे, प्लस माइनस यहाँ से रजिस्टर में करंट एंटर करेगा प्लस माइनस। ये तो हमारा वोल्टेज सोर्स यहाँ पे ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, रजिस्टर के क्रॉस हम लोग दिखा दिया। अब एरो मार्क दिखाएंगे माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। अब हम लोग इस सोर्स से चलना शुरू करेंगे, माइनस से प्लस की तरफ चलना शुरू किया तो 6 लिए। यहाँ पे आए तो देखिए क्या कर रहा है सर, ये अपोज कर रहा है। किसको अपोज कर रहा है, मेरे को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे कर देंगे -2i। ठीक है, जैसे हम लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे क्या करेगा, ये हमारा सपोर्ट कर रहा है, यानी कि कर देंगे यहाँ पे +4i। यहाँ पे i भी मतलब कि हमारा क्या दिया हुआ है 4i जो है ना वोल्टेज का वैल्यू है। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा उसका वैल्यू है क्या है 4i वोल्ट, 4i वोल्ट, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है सर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो है -4i = 0। अब बताओ यहाँ से आप लोग ये कैंसिल हो जाएगा,
2i इज इक्वल टू 6, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। देखो कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है। ठीक है सर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि 2 साइनसॉइडल करंट्स आर गिवन बाय द इक्वेशन। I2 दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है, सॉरी I1 ये है, I2 मिस्ड मैच है। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए सर, दो फेज को हम लोग कब कंपेयर करते हैं? पहली चीज़ की दोनों फेज हमारा होना चाहिए पॉजिटिव, I1 I2 का वैल्यू। दूसरा चीज़ की या तो साइन या कोसाइन में होना चाहिए, या तो साइन में हो या फिर वो कोसाइन में हो, तभी हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन हमेशा मैक्सिमम केस में आपको फ्रीक्वेंसी जो है ना सेम ही दिया रहेगा। देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। क्लियर है सर? अब यहाँ पे कोई इक्वेशन अगर हमारा आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया रहेगा, तो ये हमारा आई एम क्या बात में रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। ये हमारा होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आई हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मेरे को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है सर? फेज डिफरेंस। तो चलो सर, यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? I1 जो है, इसमें हमारा फेज एंगल कितना है? देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये हमारा फेज डिफरेंस, यहाँ सॉरी हमारा फेज का वैल्यू हो जाएगा फाई का 60 डिग्री I1 में। I2 में क्या हो जाएगा? -45 डिग्री, क्योंकि -5/4 है। अब देखो हम लोग यहाँ, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट को 0 डिग्री ले लो, तो यहाँ से I1 क्या हो रहा है सर? I1 हमारा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा प्लस में, यानी कि लीड कर रहा है। लीड केस में हम लोग कितना जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, हमेशा इसको याद रखना है। लीडिंग के केस में कितना जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज हमारा एंगल जाता है। ठीक है, ये कितना डिग्री जाएगा? 60 डिग्री जाएगा। ये हमारा I1 है, 60 डिग्री जाएगा। अब बात आती है सर कि I2 हमारा क्या? I2 के पहले माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस, यानी कि हमारा बोल सकते हैं कि I2 लैग कर रहा है। लैग के केस में हम लोग क्या जाते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इधर मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज, इधर मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि लीडिंग के केस में मूव करेंगे, और क्लॉकवाइज मतलब कि लैगिंग के केस में मूव करेंगे। और लीडिंग लैगिंग पता कैसे चलेगा? लीडिंग मतलब पॉजिटिव फेज, या मतलब कि नेगेटिव फेज। ठीक है, अब जो है ना, दोनों के बीच का एंगल पूछा है, ये I2 हो गया। I1 I2 के बीच का एंगल कितना होगा सर? I1 I2 के बीच का एंगल यही वाला एंगल होगा ना, I2, यानी कि 60 + 45, 105 डिग्री हमारा जो ऑप्शन सेकेंड। इसमें क्या रहेगा सर? इसमें हमारा I = 100 sin पाई टी, तो यहाँ पे जो है ना 50 एम्पियर का वैल्यू दे करके और टाइम पूछ लेते हैं, इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप लोग, कर लेना इसको। ठीक है, इसको भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर? ये सब आसान है, इस सब को फाइंड आउट करके कमेंट करोगे। यहाँ पे देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, 4i1 - 3i1 = 1 और 3i1 - 5i2 = 2, तो इसको नहीं फाइंड आउट कर लोगे। दो वेरिएबल्स हैं, I1 I2 और दो इक्वेशन दिया हुआ, तो इसको सॉल्व कर लोगे, आसान है। चलो यहाँ पे देखो हमारा पूछ रहा है कि द स्लोप ऑफ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, यानी कि हमारा V = IR में हमारा V/I के अगर बनाओगे तो स्लोप क्या निकल के आता है सर? स्लोप हमारा R निकल के आता है, तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑप्शन। सब दिया हुआ मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ए साइन वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है सर? ओमेगा क्या होता है? हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 2π f होता है, तो उसको पुट करके आप लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है सर, ओमेगा का वैल्यू आप लोग जो है 2π f पुट करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़े। देखिए कितना आसान है सर, मेरा एक ही बात कहने का मीन है कि देखो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो कितना आसान आसान सवाल पूछा जा रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर यहाँ पे देखो मैं निकाल ही देता हूँ, ओमेगा इक्वल टू 2π f पुट, तो क्या करोगे यहाँ पे 2π f का वैल्यू कितना है? 60, यानी कि 120π नहीं आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कितना आसान आसान पूछ रहा है। कि यहाँ पे देखो एक और सवाल, वेन एवर फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कंडक्टर चेंज एन EMF इज इंड्यूस इन इट, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ द लॉ फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ में बोला जाता है कि अगर कोई भी हमारा फ्लक्स लिंक कर रहा है कंडक्टर के साथ, अगर कंडक्टर चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ हमें EMF इंड्यूस हो रहा है। सेकंड लॉ में क्या बोलता है कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? हमारा चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हो रहा है, सॉरी चेंज ऑफ कंडक्टर के जो भी है उसकी वजह से हो रहा है।
अब देखो यहाँ पे अब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस, यहाँ पे देखो म्यू नॉट होता है अब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर जो कुछ भी वैक्यूम एयर जो भी है उसका वैल्यू 4 × 10⁻⁷ हेनरी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है सर, म्यू बाई म्यू नॉट। म्यू क्या है, म्यू है हमारा परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल और म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल यानी कि परमेबिलिटी ऑफ एयर या फिर इसको वैक्यूम भी बोला जाता है म्यू नॉट को। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के रेशियो को क्या बोला जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो है उसको क्या बोला जाता है। बोले इसमें मैं एक टेबल बता देता हूँ कि आपको वही टेबल को याद रखिएगा, सारा सवाल जो है वो हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें कुछ भी इंडिविजुअली याद रखने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्रेस्ट फैक्टर तो दिया हुआ है, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। यानी कि देखो यहाँ पे दो चीज़ होता है, फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म फैक्टर सर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर हमारा होता है आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पीक फैक्टर बोलिए या क्रेस्ट फैक्टर बोलिए हमारा क्या हो जाता है, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, बात सेम ही है, या फिर आरएमएस वैल्यू। क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बता देता हूँ, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है अगर हाफ वेव के लिए पूछेगा, एक मिनट में टेबल ही बना देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखोगे, ये कहीं लिख के चिपका लोगे घर में आपने, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं इसको जल्दी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध सवाल तो पूछ ही देता है यहाँ से। यहाँ पे टाइप हो गया, आरएमएस वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया, फॉर्म फैक्टर, यहाँ पे पीक फैक्टर। ठीक है सर। अब देखो हम लोग सबसे पहला टाइप का कौन लेते हैं, पहला सबसे हम लोग साइनसॉइडल लेते हैं। हम लोग साइनसॉइडल में आरएमएस वैल्यू होता है 0.707, एवरेज वैल्यू होता है 0.636 और फिर हमारा फॉर्म फैक्टर जो होता है ना 1.11, पीक फैक्टर √2। अब लेते हैं हाफ वेव। हाफ वेव में क्या होता है सर, हाफ वेव में 0.5, उसके बाद होता है 0.318, यहाँ पे होता है 1.57 पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर होता है सॉरी पीक फैक्टर होता है 2। और यहाँ पे हमारा फुल वेव के लिए देखो, फुल वेव और साइनसॉइडल हमारा सेम ही होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फुल वेव और साइनसॉइडल यहाँ पे हमारा सेम ही होता है। फुल वेव का बोले या साइनसॉइडल बोले हमारा बात सेम ही होता है। ठीक है। अब देखो हमेशा रेक्टेंगुलर के केस में क्या याद रखोगे कि सारा वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है। अब बात आती है सर ट्रैंगुलर वेव अगर दिया रहेगा तब क्या बोलोगे सर, ट्रैंगुलर वेव के केस में हमारा आरएमएस वैल्यू होता है 0.758 और एवरेज वैल्यू 0.5, फॉर्म फैक्टर 1.16, पिक फैक्टर √3। चलो फिर से देखो यहाँ पे ओम्स लॉ दे दिया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 इन द फॉलोइंग सर्किट। फिर यहाँ से ओम्स लॉ दे दिया तो आप लोग इसको इजीली नहीं फाइंड आउट कर लोगे। देखो यहाँ पे करंट का वैल्यू I1 निकालना है, इसका ब्रांच का 30 दिया हुआ है, इसका I2 निकाल ही लोगे, I2 निकाल लोगे। इसका I2 कितना होगा सर, यहाँ से I3 और यहाँ से 8। ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करके आप बताना तो एक बार कितना इसका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है सर। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें क्या बोला कि हमारा व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट। ये तो आसानी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इसमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 का वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे लिए सबसे सुविधाजनक क्या होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे सुविधाजनक होगा यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यूजिंग नोडल एनालिसिस। इसको मैं यूजिंग नोडल एनालिसिस इजीली हम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर सर। तो इसको एक बार आप लोग ट्राई करोगे, यूजिंग नोडल एनालिसिस। अब देखो इसमें क्या बोला है कि हमारा इन दिस सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB।
ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट देखना। तो सबसे पहले हम लोग जो है सीरीज में दिख रहा है 3 और 7, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10, ठीक है, 5 और 10, ये 10 हो गया। ए बी के क्रॉस देखना है। अब ये मेरा 10 और 10 का दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, ये ए और बी 10 5, ये 5 5 दिख रहा है सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10। अब दोनों पैरेलल में है यानी कि 5 ओम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए इसमें क्या बोला कि डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू जो है ना ओपन सर्किट इसका हमारा होता है थेवेनिन वोल्टेज, वीटीएच बोले एटीएच बोले बात सेम ही है। और इसी के अगर हम लोग निकालते हैं आरटीएच, वीटीएच निकाल लेंगे, ठीक है सर, यानी कि वीटीएच यहाँ का वोल्टेज बोलो चाहे यहाँ का बोलो या फिर यहाँ का बोलो, हमारा बात सेम ही है सर। ठीक है, तो क्या करना है सर, मेरे को देखो हमारा जो करंट है इधर से तो जाएगा नहीं, हमारा करंट जो है ना यहाँ से अगर आएगा तो एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट मेरा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पे वीटीएच पता चल गया तो यहाँ से अगर के भी लगाएं तो वीटीएच हमारा निकल जाएगा, एक करंट का वैल्यू अननोन है तो ये भी हमारा निकल जाएगा। आरटीएच के लिए क्या करेंगे, करंट सर्किट को ओपन करेंगे, वोल्टेज सर्किट को शॉर्ट करेंगे और यहाँ से हम इसके क्रॉस हम लोग आरटीएच भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है सर, चलो यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ करंट 10 एम्पियर, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन पूछा हुआ है। हाफ वेव रेक्टिफायर का वैल्यू दिया हुआ है आरएमएस में, तो फुल वेव तो आप लोग निकाल नहीं लोगे, वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के फुल वेव में हमारा पुट कर दोगे। चलो इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I4 का वैल्यू निकालना है। फिर हमारे केसीएल का देख रहे हैं यहाँ पे 3 सवाल पूछा गया है एक ही साल में। अब देखो यहाँ पे ओम्स लॉ भी अप्लीकेबल फॉर मेटल कंडक्टर, ठीक है, नॉन लीनियर के ऊपर नहीं होता है। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर भी तो थोड़ी देर पहले बताया था। रिलेक्टेंस क्या होता है सर, रिलेक्टेंस होता है हमारा L बाई म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। जैसे हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, ये अपोज करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करने में, वैसे ही हमारा रिलेक्टेंस क्या करता है, रिलेक्टेंस हमारा अपोज करता है, मतलब पाथ प्रोवाइड करता है। अगर कम रिलेक्टेंस होगा किसी मटेरियल का तो इजीली पाथ देगा किसके लिए, फ्लक्स को लिंक करने के लिए। अगर ज़्यादा रिलेक्टेंस होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा वहाँ से फ्लक्स लिंक कम करेगा। ठीक है सर, यानी कि हम लोग जनरली ये बोल सकते हैं कि एयर जो होता है ना वो हाईली रिलेक्टेंस पाथ होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू दिया हुआ है, वीटी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 इंटू e⁻⁸ और IT का वैल्यू दिया हुआ है सर हमारा 5 इंटू e⁻⁸। पावर पूछा है, पावर क्या होता है, VT इंटू IT होता है सर। तो V का वैल्यू है 12 e⁻⁸, I का 5 e⁻⁸, दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 60, एक्सपोनेंशियल टर्म ऐड हो जाएगा 16, यानी 60 इंटू 16T। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सुपर मेश इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेश दैट हैव वोल्टेज सोर्स एंड ऑन देयर बाउंड्री। नहीं सर, ये सुपर मेश का डिफिनेशन नहीं होता। सुपर मेश का मतलब होता है कि दो हमारा क्या बोलते हैं, मतलब हमारा एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है ना दो लूप के बीच में कनेक्टेड हो, यानी कि वो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो सॉरी आइडियल करंट सोर्स जो होगा कनेक्टेड होगा कहाँ पे सर होगा, एक हमारा होगा रेफरेंस वाले नोड पे और एक हमारा होगा किसी एक नोड के ऊपर, दो लूप के बीच में कनेक्टेड है, तो हम लोग बोलते हैं कि क्या है सर, वो हमारा सुपर मेश वहाँ पे बन रहा है सर। ठीक है, उसके बाद से मैं क्या हूँ 2 रिप्लेस भाई, तो ये भी नहीं होगा नॉर्टन वाला, सोर्स नॉर्टन, ये सही है। थेवेनिन वोल्टेज सोर्स रिप्लेस ओपन सर्किट नहीं सर, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जब आरटीएच निकालते हैं वहाँ पे द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट इन कॉइल, इफ द वन कॉइल इज आइसोलेटेड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका निकाल लोगे सर, यहाँ पे बहुत ही आसान है, इसके म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लोगे। कहने का मतलब कि बहुत ही बेसिक सवाल इसमें पूछा गया, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना बहुत ही आसान काम है। यानी कि देखो यहाँ पे एनर्जी और जूल्स में भी ये भी रिलेशन आपको पता है, तो कहने का मतलब है देख रहे हो कितना आसान आप लोग सवाल पूछा जा रहा है। यही आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक वाले पोर्शन को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। बेसिक अगर अच्छे से कवर कर लिया तो आपका जो है ना कुछ भी छूटने वाला नहीं है, श्योर शॉट है। मिनिमम तो आपका इसमें देखो सीरीज के लिए हमारा L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस 2M। जब एडिंग होगा, जब अपोजिंग होगा तो क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M। क्लियर है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का फॉर्मूला होता है M √ L1 L2, तो जो भी होगा आप इसका यूज करके आप लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे। बस ये फार्मूला याद रख के जाओगे तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है सर, इतना ही फार्मूला सबसे पूछा जाता है बार बार। तो चलो हम लोग खत्म करते हैं, बेसिक आइडिया देख रहे थे कि कौन कौन सा सवाल पूछता है। बाकी मेरा कोर्स जो हो तो चल ही रहा है, उस कोर्स को अच्छे से देखिए और अपना जो है ना
कंसेप्ट को बूस्ट कीजिए और डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है सर, बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल आप लोग से पूछा जा रहा है। मिनिमम 30 मार्क्स यहाँ से होने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले वीडियो में सारे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, एक चीज़ को। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है ना मशीन वाले टॉपिक के ऊपर लेकर के मैं आऊँगा, क्या क्या सवाल उसमें पूछा गया है। थैंक यू।